सम्माननीय हमारे उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र के सांसद महोदय श्री अर्जुन लाल जी मीणा साहब, भ्रातृत्व रखने वाले हमारे सांसद महोदय का इस कला आश्रम प्रांगण में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दूरभाष पर निवेदन करने पर आपने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया और आपने अपना अमूल्य समय अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर आज हमारे बीच पधारे। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार धन्यवाद प्रेषित करता हूं। महोदय जी, पिछले 10 वर्षों की जर्नी में हमने ये कमाया है कि राजस्थान का जो ये एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, निजी महाविद्यालय है, इसके सबसे अधिक बच्चे आजकल पीजी में सेलेक्ट होने जा रहे हैं, पीजी में सेलेक्ट हो रहे हैं और देश के नामी जो इंस्टीट्यूशन से बीएचयू है, एम से, उसमें इन बच्चों का पीजी में सिलेक्शन हो रहा है। ये हमारे लिए एक आज मेवाड़ के लिए गर्व की बात है। चूंकि हमारा निजी विद्यालय है, इसलिए कई परिस्थितियों से हमको जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष की घड़ी एक लंबी कहानी है, 2011 से लेके और 2023 तक, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों का सहयोग, प्रभु का आशीर्वाद, यहाँ पर जो जान माल की जो घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, यहाँ पर हैवी, यहाँ पर जो ट्रैफिक निकलता है, सबसे बड़ा रेशियो यहाँ पर एक्सीडेंट्स का 3-4 किलोमीटर के एरिया में ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो उनको यदि प्राइमरी मेडिकेशन मिल सकता है, प्राइमरी उपचार यदि मिल जाएगा उनको, तो कम से कम उनकी जान माल से वे सुरक्षित रह पाएंगे। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। तीसरा, आयुष विभाग ने 2 सेंटर्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए फाइनेंशियल एड दे रखी है। एक तो कोयम्बतूर में एवीपी, जो एक पद्मश्री थे कृष्ण कुमार जी, उनको, और एक सेंटर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड दिल्ली के अंदर वेलनेस सेंटर चलता है। उसी की तर्ज पर हम भी यहाँ पर एक वेलनेस सेंटर की स्थापना के लिए प्रयासरत हैं। हमने बिल्डिंग्स बनाई हैं और भी बिल्डिंग्स नहीं आने वाली हैं, और क्षेत्र स्तरीय जैसे केरल पद्धति से इनका इलाज किया जाता है, उसी पद्धति पर हम भी इसको वेलनेस सेंटर को यहाँ पर नेचुरोपैथी, योग और आयुर्वेद तीनों को समग्र रूप से, इंटीग्रेटेड रूप से हम यहाँ पर इसको शीघ्र प्रारंभ करने वाले हैं। उसमें मैं चाहता हूँ कि आयुष विभाग की तरफ से जिस माननीय सांसद महोदय, जो एक हमारे आयुष की स्टैंडिंग कमेटी है, उसके भी सदस्य हैं, तो मेरा इनसे निवेदन है कि इस उदयपुर क्षेत्र में यदि इस तरह की सेंटर की स्थापना हो जाए, तो जो लोग यहाँ से केरल में जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, वो यहाँ पर आकर इसका लाभ ले सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सांसद महोदय ने अपना अमूल्य समय हमको यहाँ पर आज दिया, मैं उनके लिए आभारी, और इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ पधारे। पूरी टीम को, मणिलाल जी को, भूपेंद्र जी को और सब पधारे अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद, जन लोकप्रिय माननीय श्री अर्जुन लाल जी मीणा साहब, हमारे पैटर्न ट्रस्टी डॉक्टर दिनेश खत्री जी, डायरेक्टर मैडम सरोज मैडम, साथ में हमारे सांसद महोदय के साथ पधारे हुए माननीय अतिथिगण, हमारे कॉलेज के सभी सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, दूसरे सदस्य, छात्र छात्राएं। 20 फरवरी से, और ये अभी जो आप लोगों का एक अभिनवन प्रोग्राम कार्यक्रम जो शुरू हुआ, डिफरेंट अलग अलग विषय वस्तुओं को लेकर के आपको जो जानकारी दी गई है, मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद की एक प्रारंभिक जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। पहली बार जब आप लोगों का ये उद्घाटन सत्र था, उसमें भी ये बात आप लोगों को कही गई थी कि आप ये जानें कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, आप अपने इंस्टीट्यूट को जानें। और इन 15 दिन के प्रोग्राम में यही हम लोगों का प्रयास पूरा रहा है कि गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से या दूसरे यहाँ की जो रेगुलर फैकल्टी है उनके माध्यम से आपको हर विषय वस्तु के बारे में और डिटेल जानकारी दी गई है। और मैं समझता हूँ कि अब किसी तरह का मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा भी नहीं रही होगी आपके
कि हमें भविष्य में क्या करना है, क्या बनना है और क्या पढ़ना है। के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास एक अच्छा अमाउंट वहाँ पर बैंक में है, तो आप जब चाहें तब जितना निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से अब ज्ञान का संचय करना है आपको। अपने मस्तिष्क में जितना भी आप संचय करेंगे, आप अपने शिक्षकों से जितना नजदीक रहेंगे, जितना आप उनसे पूछेंगे, उतना ही आपका पास संचय होगा और वो भविष्य की एक निधि आपके पास बनने जा रही है। ये जो शिष्योपनयन संस्कार हुआ, इसका उद्देश्य यही है कि समत्व भाव पैदा करना है आपको। अभी अगर आपके विद्यार्थी हैं तो सबका एक ही आंसर होगा कि कला आश्रम आयुर्वेद कॉलेज के होंगे, मैं बाड़मेर से हूँ या कोटा से। तो ये जो शिष्योपनयन संस्कार है, एक समत्व भाव पैदा करना कि दो मित्र और एक दोनों अलग अलग गाड़ी में है, एक यात्रा कर रहे हैं, दोनों बहुत अच्छी तरह से ड्राइविंग करना जानते हैं। दूसरे ने रोना शुरू नहीं किया और उसने स्टेपनी खोली और उसको चेंज करके उसको फिर चलना शुरू कर दिया। यहाँ से निकलने के बाद आप लोगों के पास इसी तरह के अनेक मौके आएंगे। आप अपनी बुद्धि से आप उनको कैसे उपयोग करते हैं। कला आश्रम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के आज 15 दिन के परिचयात्मक कोर्स के बाद समापन समारोह में उपस्थित कॉलेज के डायरेक्टर माननीय दिनेश जी खत्री साहब, मंच पर उपस्थित हमारी इस कॉलेज के ही कर्ता धर्ता और मालिक डॉक्टर सरोज मैम, आदरणीय प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल सर, हमारे साथ में आए हुए सारे मेरे साथीगण, स्टाफ, यहाँ का कॉलेज का जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर, डीन, लेक्चरर, सम्मानित मंच और आप सभी स्टूडेंट जो विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं। अब मैं थोड़ा सा 15 दिन में आपने जो परिचय किया, मैं भी एक थोड़ा सा परिचय करना चाहता हूँ। राजस्थान के बाहर से, स्टेट से कोई बच्चा है स्टूडेंट? उदयपुर के कितने बच्चे हैं? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के 3, 4, 5, 6, वेरी गुड। सब उदयपुर से हैं या कोई तहसील से भी हैं? बेटा आप बताओ, गर्ल्स आपने, हाँ, कहाँ रहते हो? यूनिवर्सिटी रोड पे। हाँ। ये जो क्या बोलते हैं, गणेश, बोरा गणेश जी के उधर वाले एरिया में। चलो, आपने नीट का एग्जाम दिया था? हाँ। अच्छा, कितने? पूर्णिमा मीना। अच्छा, आपके कितने आए नीट में? 265, वेरी गुड। राजमन का कोई है? आप बताओ बेटा नाम, थोड़ा जल्दी करेंगे तो आपका टाइम जल्दी पास हो जाएगा। हाँ, क्या? ऋचा व्यास। कहाँ? राजस्थान से या नाथद्वारा, श्रीनाथ जी के वहाँ से। वेरी गुड, चलो अच्छा। सिरोही से 2 जने, नाम फटाफट बताओ। इमाम जानी। हाँ, देवेंद्र जी। पाली से डिस्ट्रिक्ट है मेरे, सुमेरपुर टाउन का। सुमेरपुर, हाँ। मदन जी राठौड़ मेरे साथ MLA थे सुमेरपुर से। चलो, वेरी गुड। उसके बाद जोधपुर, नेहा जी। जोधपुर रहते हैं या कोई शहर दूसरा है? जोधपुरी। आप बेटा? मंडोर, ठीक है। जोधपुर के बाद बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर। अच्छा, कहाँ? हनुमानगढ़ या गंगानगर? रावला से। अच्छा बेटा। और फिर बीकानेर से कोई नहीं है। अच्छा, अलवर, बताओ साहब। नेहा यादव, जिया यादव। ठीक। जयपुर 3, बताओ, देखिए एक नाम बताओ। हाँ, हाँ, नेहा चौधरी। अच्छा, वेरी गुड।
सिकर हो गया, फिर अजमेर, अजमेर से एक ही है, गगन माहेश्वरी, ठीक है। कोटा क्या, अभिषेक नागर जी, कोटा से ही हो? हाँ, तीसरा, अच्छा, सवाई माधोपुर खाली है, झालावाड़, झालावाड़ दो, बताओ बेटा। लक्षिता जैन, आप बताओ। अजहर अली, ठीक है, झालावाड़ हो गया, फिर और कौन सा रह गया आप में से? करौली, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से बेटा बोलो। अंजलि दादी। अब जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट का नहीं बोल पाए उसको बोलो, देखो। 12 टोंक, 12 से बोलो। माधवीगढ़, मानवीगढ़, अच्छा बेटा। और दूसरे हिमांशु राठौड़, वेरी गुड। अब कौन सा रह गया सर? भरतपुर, करौली, भरतपुर दोनों बताए अलग अलग। करौली से बोलो। है करौली, करौली से कोई नहीं है। धौलपुर, सब तो बहुत और बच्चे रह गए ना स्टूडेंट, आप बताओ। हनुमानगढ़, आशीष जी गोयल, और बताओ। सब हो गया? जिसका परिचय नहीं हुआ है वो अपने आप बता दे। नागौर से बोलो। दिलीप चौधरी, बेनीवाल जी के वहाँ के हो? हनुमान बेनीवाल, ठीक है। और जिसका नाम परिचय नहीं हुआ देखे, चला अच्छा है, धन्यवाद सबको। आप जिस कोर्स को करने के लिए आए हैं, क्योंकि मैं उसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, आप लोग एक जना उनमें से कोई खड़ा होकर बताए कि आप नीट की परीक्षा दी और जिस कोर्स के लिए आप एडमिशन हुआ है और 15 दिन से आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, हमारे यहाँ के प्रोफेसर, लेक्चरर्स, डीन, प्रिंसिपल, सब ने कुछ ना कुछ तो बताया होगा। तो अब आप जिस कोर्स को आप 5 साल तक करेंगे, उसका पूरा नाम और आगे क्या होगा, उसका क्या करना चाहते हैं एक दो बच्चे? आयुर्वेदा। जी हाँ। तो स्टार्टिंग में तो जैसे हर किसी के डाउट थे, मेरे भी डाउट थे, और अब जैसे जैसे ये इंडक्शन प्रोग्राम पूरा हुआ वैसे वैसे सारे डाउट क्लियर हुए। और एक जो मेजर डाउट जो क्लियर हुआ वो है कि जो बाकी दूसरी भी फील्ड है, जैसे मेजर फील्ड है एलोपैथी, तो उसमें हमको अगर कोई भी डिजीज होती है, कोई भी बीमारी होती है, तो उसकी सिंपल सी हम दवाइयाँ लेके उस बीमारी को ठीक करते हैं। भैया आके एक श्लोक भी जैसे हमें टीचर्स ने बताया, या एक श्लोक होता है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन। तो यहाँ पे डिजीज को ठीक तो किया जाता है, पर आयुर्वेदा का जो मेन मोटिव है वो है कि जो स्वस्थ पर्सन है उसको कैसे हेल्दी रखा जाए, मतलब उसको बीमारी होने से पहले बीमारी होने ही ना दे। ये एक अच्छी बात है। आप बता रहे थे, आप कुछ बता रहे थे, इसलिए अगर यही बता रहे थे तो कोई बात नहीं, और कुछ बताना चाहते हैं तो है ना। गुड मॉर्निंग सर। सर ये बीएमएस में एडमिशन हुआ है सर, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। ये आपकी डिग्री का नाम है? डिग्री का नाम है सर बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। यस। इसमें सर अपना इंडियन जो ट्रेडिशनल मतलब मेडिसिन, भारतीय जो चिकित्सा ट्रेडिशन जो पद्धति के बारे में सर पढ़ेंगे सर। यस, वेरी गुड, चलो अच्छा। थैंक यू सर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उदयपुर से हूँ, और मैं आपके से रिलेटेड ही एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, जो भारतीय संसद है, पार्लियामेंट है, उसके कमेटी का मैं एज एक मेंबर हूँ। तो कमेटी, आपका कॉलेज में क्या कोर्स होगा, आपका बजट क्या होगा, कॉलेज चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिएगी, कितनी ज़मीन चाहिएगी, कितने बिल्डिंग चाहिएगी, क्या इक्विपमेंट चाहिएंगे, क्या नियम होंगे, वो सब नियम बनाने का काम हम लोग जो संसद में बैठते हैं
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसके 31 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है, बाकी मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा होता है, दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, पता है ना, सबको पता है ना। एक तो आपके द्वारा जो 18 साल से ऊपर जो वोट डालता है उसके द्वारा वोटिंग करने के बाद वो चुन के जाता है, उसको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो एक सीधा ही जिनको हम सब लोग मैं और हम लोग एमएलए और सांसद लोग मिलकर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसको एक राज्यसभा होता है। तो हर स्टेट के उनकी संख्या, जनसंख्या के आधार पर उनकी संख्या होती है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए राजस्थान है, तो राजस्थान से 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा होंगे, वो हम लोग उनको वोट करते हैं, आप लोग नहीं। सांसद और एमएलए वो राज्यसभा में जाते हैं। तो राज्यसभा भी एक पार्लियामेंट है, लेकिन उनका सीधा चुनाव नहीं होता है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो ये दोनों ही मिलकर एक कमेटी बनी होती है, जिसको देश में, पूरे देश में मेडिकल एंड हेल्थ से संबंधित कोई भी कानून बनाना हो, कोई दवाई वहाँ से वो अप्रूव करेंगे, हम लोग अप्रूव करेंगे, तब जाके पूरे देश में ये सब चीज़ आती है। जैसे अभी कोविड का जो नए टीके का आविष्कार हुआ, तो उनका पहले हम लोग उसको तय करते हैं कि इसमें क्या मापदंड हो। इसमें जो विशेषज्ञ डॉक्टर लोग होते हैं वो हमको गाइड करते हैं कि आयुर्वेदा में क्या क्या चाहिएगा, किस तरह का उसका रिसर्च होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और क्या इस पर क्वालिफाइड होना चाहिए, क्या मापदंड होने चाहिए, ये सब चीज़ हम लोग वहाँ तय करते हैं। फिर उसको पार्लियामेंट में, हाउस में उसको टेबल किया जाता है। टेबल करने के बाद सरकार, मंत्री उसका पेश करता है, फिर सारे एमपी, तो पूरे देश के एमपी मिलके उसको पास करते हैं। पहले लोकसभा में पास होता है और फिर राज्यसभा में जाता है। 14 दिन में उनको भी पास करके भेजना पड़ता है। ये पूरे देश में डेमोक्रेटिक जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी की, उस व्यवस्था के तहत ही ये सब चीज़ आप इस कॉलेज में एडमिट लिया है, क्या होगा, क्या फीस होगी, क्या पढ़ाई होगी, क्या सब्जेक्ट होंगे, ये सब चीज़ें वहीं से तय होती है। तो उस काम को हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों की तरफ से हमको जो जैसे हमारे खत्री साहब ने बताया वो काम तो हम करेंगे, लेकिन आपके इसमें भी अभी नहीं, हम लोग 6 महीने बाद फिर आएंगे, साल भर बाद हम किसी मिनिस्टर को लेके भी आ सकते हैं, और उसमें हमें जो आपकी तरफ से फीडबैक मिलेगा उसको फिर हम आने वाले समय में कानून में उसको डलवाएंगे। अभी कल ही 13 तारीख का हमारे इसी कमेटी का, इसमें कितना बजट होगा, कितना करोड़ों रुपए, तो 2,00,000 करोड़ रुपए का बजट इस बार 22-23 में, इसका 23-24 में किया गया है। यानी कि 2014 में 19,000 करोड़ रुपए का बजट था, अब इसको 5 गुना बढ़ के 6 गुना बढ़कर इतना भारत सरकार। इसके पीछे में ये बात कहने का मतलब ही ये है कि अब देश में ये जो आयुष पद्धति है, आयुर्वेदिक पद्धति है, इसको नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसका बढ़ावा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब हम शुरू में 2014 में गए थे 1,050 करोड़ रुपए का ही बजट था, और आज हम 9 साल हो गए हमको, लगभग 60,000 करोड़ का बजट हमने अभी इसमें 13 तारीख को जाके 60,000 करोड़ नए क्या शोध हो सकता है इसमें, क्योंकि एलोपैथी वाले कहते हैं कि हम जो दवाई तय करेंगे उससे ये कोई से भी बीमारी उसको ठीक हो जाएगा, लेकिन जो पुरानी अपनी पद्धति है, आयुर्वेदिक पद्धति है, या इसके जो आप लोग पढ़ाई करेंगे, उससे ये कोरोना के दौरान जब कोविड-19 जब शुरू हुआ 2020 से, उसके बाद जब देश में जो काफ़ी डेवलपमेंट कंट्री है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, या जितने भी अफ्रीका के देश और अलग अलग क्षेत्र के देशों में जितनी कैजुअलिटी हुई है, यानी कि केवल एक अमेरिका का उदाहरण, तो वहाँ 10 लाख लोगों की मृत्यु इस कोविड के वजह से हुई। लेकिन और जो अपने भारत का एक राजस्थान राज्य के बराबर जनसंख्या 8 करोड़ के आसपास,
हम इतने बड़े 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाला देश है, उसमें हम केवल 3 लाख 4 लाख लोगों की लगभग 4 लाख लोगों की मृत्यु हुई है कोविड से। तो ये जो हमारा जो एक इम्यूनिटी पावर कैसे बराबर बना रहा है, ये सब ये आयुष के माध्यम से ही बना रहा है। आयुष के जो, क्योंकि आजकल लोग जल्दी ठीक होना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बीमारी कंप्लीट जड़ से खत्म नहीं होती है। ये ही पद्धति ऐसा है जो मेरी जानकारी में, या मैं पार्लियामेंट में बैठता हूँ, हमें जिस तरह से हम फॉरेन में जाके भी इसकी स्टडी करके आए हैं, तो उससे हमें ये पता लगा है कि आयुष पद्धति आजकल फॉरेन में इसको बहुत ज़्यादा, अन्य कंट्रियों में बहुत ज़्यादा इसको अपनाना है। आप लोग जैसे डिग्री करोगे, ये भी है, कई लोगों को पहले ये था कि हम आयुष में जाएंगे हमको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। आपको जैसे एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में, वहाँ भी आपके लिए बहुत सारी जगह है, यानी कि वो देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। जैसे अभी सर ने बताया कि हमारे ज़्यादातर बच्चे पीजी में गए हैं, तो वो एम्स में उनका सिलेक्शन हुआ। तो एम्स इस देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है मेडिकल हेल्थ साइंस का। तो वहाँ भी हर डिपार्टमेंट के साथ आयुष का एक क्या मतलब उसका 1-2 स्टाफ अनिवार्य रूप से कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि आपका भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत तो उज्जवल बनेगा, और आप लोग मन लगाकर जिस काम को आप करने के लिए आए हैं, उसके लिए नया और नवाचार क्या हो सकता है, जैसे आपके प्रोफेसर, डीन, लेक्चरर आपको बताएंगे, उसमें हम नया क्या नवाचार क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे खत्री साहब कर रहे हैं। तो पूरे मन लगा के इस काम को आप करिएगा, और कोई आदमी बेरोजगार नहीं बैठेगा। मैं आज दावे के साथ कह के जा रहा हूँ, आप में से कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, आज मैंने देखा है डेंटल किया हुआ बच्चा 10,000 की नौकरी के लिए इधर जा रहा है, 10,000 नौकरी के लिए। लेकिन जो आयुष किया हुआ बच्चा 1 लाख से कम पैसा नहीं मिलेगा, वो कहीं भी कुछ भी करेगा, वो 1 लाख से ज़्यादा एक महीने से कमाएगा। ये तो एक कम से कम बता रहा हूँ। आज केरला गए होंगे आप, कर्नाटका गए होंगे, तमिलनाडु गए होंगे, वहाँ जिस तरह से आयुष का जो एक विस्तार हुआ है, एक काम हुआ है, हमारे यहाँ, मैं तो खत्री साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने उनके मुकाबले में इंस्टीट्यूशन खड़ा किया है। और आपको जो भी आपने जैसा मुझे बताया गया है, राज्य सरकार और भारत सरकार, राज्य सरकार में तो चूंकि मैं हूँ नहीं, लेकिन भारत सरकार में जो भी बात आएगी, जो कोई प्रॉब्लम आती है, उसको पूरी तरह से मैं उसका समाधान करने का सहयोग प्रदान करूँगा। आपने ट्रॉमा सेंटर के बारे में बताया, उसको पीपीपी मोड पे, मुझे कुछ आपके कागज़ मुझे प्रोवाइड कराएंगे, तो उसको पीपीपी मोड पे आपको देने का मेरा पूरी तरह से उसमें सहयोग रहेगा। एक आपने एम्बुलेंस के लिए बोला है, एम्बुलेंस के लिए आप मेरे को एस्टिमेट बना के दीजिएगा, उसका जो एम्बुलेंस का क्या आता है, कोटेशन बना के मुझे दीजिएगा। तो उसमें हम लोग आपको पूरा तरह से प्रोवाइड करेंगे, किस नियम और कानून की तहत कर सकते हैं वो अपन रास्ता निकालेंगे। तो हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए भी, और डिलीवरी जो वुमेन्स है, जो अलग अलग पहाड़ियों में रहती है, अलग अलग जगह रहती है, एक नंबर प्रोवाइड हो जाएगा, और उस नंबर से अगर कोई टेलीफोन करता है तो यहाँ कला आश्रम कॉलेज के एक इंस्टीट्यूशन के एम्बुलेंस वहाँ जाएगी और उनको लाएगी, और डिलीवरी कराने के बाद वापस उसको घर तक छोड़ेगी। तो ये सेवा हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वेलनेस सेंटर के बारे में आपने मुझे बताया, मैं क्योंकि देश में लगभग 700 के आसपास वेलनेस सेंटर खुल चुके हैं अभी तक, लेकिन वो जितने भी वेलनेस सेंटर खुले हैं वो सारे साउथ राज्यों में हैं, साउथ स्टेट में। हमारे यहाँ अभी तक मेरी जानकारी में मैं अभी करूँगा 13 तारीख को मैं मीटिंग में रहूँगा, तो मैं पूछूँगा कि अभी राजस्थान में कितने वेलनेस सेंटर खुले हैं। अगर नहीं खुले हैं तो मैं खत्री साहब के लिए और यहाँ के कॉलेज के लिए मेरी तरफ से जो भी करना पड़े, जहाँ भी जो बात करनी पड़ेगी मैं करके और एक वेलनेस सेंटर खोलने का प्रयास करूँगा। क्योंकि बहुत हम लोग भी देर से आए और आप लोग सुबह से बैठे होंगे,
तो माफ़ी चाहता हूँ। फिर भविष्य में जब कभी भी हम आएंगे तो आपसे काफ़ी कुछ चीज़ें बताएंगे और हम भी आपसे सीखेंगे। धन्यवाद। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो भी घर से निकले ही नहीं। हम लोग घर से निकल चुके हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जिस अम्ब्रेला के नीचे हम लोग हैं वो सेफ है। लास्ट वाली जो ताली थी वो बहुत एनर्जी के साथ बजी थी। हमारे इस प्रांगण में सांसद महोदय पधारे हैं, उनका हृदय से पूरे आश्रम परिवार की ओर से मैं स्वागत करती हूँ और हमारा ये निमंत्रण आपने स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देरी की जहाँ तक बात है सर, आप कभी भी आए, हम लोग पलके बिछाकर आपका इंतज़ार करते हैं और आपका आना ही हमारे लिए आशीर्वाद है। आपका इतना बिजी शेड्यूल और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कई बार आप बीमारी से निकले हैं, तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए आप यदि हम लोगों के साथ इतना समय देते हैं तो पूरा आश्रम परिवार आपका हमेशा हमेशा धन्यवाद ज्ञापित कराएगा। बस हृदय के साथ धन्यवाद और आपका ऐसे ही आगमन बनता रहे और आपसे हम कुछ न कुछ मांगते रहे। सभी साथी, टीचर्स, मेरे प्यारे छात्र छात्राएं, आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि उदयपुर सांसद जो कि इतने व्यस्त रहते हैं अपने कार्यक्रमों में, इनका आना जाना ये और बहुत कम हो पाता है ऐसे प्रोग्रामों में, वो आज हमारे बीच उपस्थित हैं हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। और हमारी इतनी मांगें उन्होंने सहर्ष स्वीकार की और अपना अमूल्य समय यहाँ पर उन्होंने दिया, उसके लिए पूरे कलाश्रम परिवार की तरफ से मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशा करता हूँ समय समय पर आप हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आते रहेंगे और हमारी मांगों को सहर्ष स्वीकार कर जितना संभव हो सकेगा उनको पूरा कर सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। थैंक यू।